प्रयत्नशील आत्माओं के चरणों जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञानावरणीय कर्म कटे प्राप्त करे शुद्ध ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है मुझे ज्ञान की प्यास केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस केवल दर्शी मैं बनूं यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावों के साथ आप सभी को जय जिनेंद्र। देव गुरु धर्म की कृपा से जो भी सीखा है जाना है आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। आज हम क्लास में वर्ण विचार करेंगे। अरुणा जी, आपको पिछली क्लास में कुछ पूछना है? अगर कुछ पूछना है, एक्सरसाइज की थी एक्टिविटीज वाली, आओ अभ्यास करे वाली मैंने बोला था, अगर वो होती भाषा जी हमने की, आपको भेजी थी, आंसर भेजा आपको मैंने। मेरे को तो नहीं मिला वो। नहीं भेजा हमने मैसेज में डाला तो आप आवेदन पत्र भेज दीजिएगा, आपने भी बोला था उस मैसेज। नहीं, वो तो आपने भेज दिया उनको, अपना क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्र तो भेज दिया। मैं ये कह रही हूँ आपने अभ्यास किया था भाषा लिपि व्याकरण का? आपको भेजा है पेपर, फोटो भेजे थे आपको? मेरे पास तो सिर्फ आवेदन पत्र का ही आया था। आप वापस भेज देना आज, है ना? मैं एक बार देख के फिर हम जो भी अगर कोई गलत है या कुछ भी कोई डाउट है तो पूछ लेंगे। आज हम करेंगे वर्ण विचार कि मुख से निकलने वाली ध्वनियों को जब लिखा जाता है तो इन्हें वर्ण कहा जाता है। वर्णों को लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। इस वर्ण का हर वर्ण का एक निर्धारित चिन्ह होता है। अ, आ, क, ख, ग, ये वर्ण है, ये हिंदी का देवनागरी लिपि से जो बताया गया है ये वहां से लिया गया है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके खंड नहीं हो सकते, यानी कि जिसको टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण एक स्वतंत्र रूप में है। मान लो अगर हमें अ लिखना है तो हम पूरा अ ही लिखेंगे, या आधा अ या पूरा म लिखना है हलंत लगा के, वो नहीं हो सकता। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। तो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके वो वर्ण कहलाती है। ये एग्जाम में जरूर आता है, वर्ण किसे कहते हैं। तो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाती है। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है, यानी कि जो हम बोलते हैं, मान लो मैंने आ बोला तो आ की जो ध्वनि है उसको जब मैं लिखित रूप में लिखूंगी तो वो वर्ण कहलाएगा। वर्ण को जोड़कर शब्दों की रचना की जाती है, यानी कि एक वर्ण फिर दो वर्ण फिर तीन वर्ण या चार वर्ण, जितने भी अक्षर लिखने हैं उन सबको जोड़ के एक खाली आ से हम किसी को नहीं पुकारते हैं ना। जैसे आपका नाम अरुणा जी है तो आपको अ की भी जरूरत है, रू की भी जरूरत है और न की भी जरूरत है। वैसे ही कोई भी शब्द है, मान लो कमल है तो उसमें क, फिर उसमें अ की भी जरूरत रहेगी जो स्वतंत्र रूप में नहीं है, जिसमें भी क के नीचे हलंत है, फिर फिर म के नीचे हलंत, फिर ल। तो ये तीन चार शब्द मिलकर अक्षर बनते हैं, है ना। तो ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। वर्ण को जोड़कर शब्दों की रचना होती है। वर्ण, हर भाषा का वर्ण रूप उच्चारण और संख्या भिन्न होते हैं। अलग अलग भाषा का अलग अलग वर्ण है।
पंजाबियों का, और मान लो गुजरातियों का और बंगाली का, सबके भाषाओं में अलग अलग वर्ड्स है, अलग अलग लेटर्स है। वर्णमाला, वर्णों की माला यानी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला मतलब एक अ आ, ये नहीं कि अ के बाद हम सीधा ए पे चले गए। वर्णमाला मतलब जो एक ही फॉर्मेट में चले। वर्णों की माला यानी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा के वर्णों को उच्चारण के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। स्वर वह वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि स्वर स्वर के वो होते हैं जिनको किसी की भी सहायता की जरूरत नहीं होती उसको बोलने के लिए। अगर हम अ बोलते हैं या आ बोलते हैं तो उनका एक स्वतंत्र अस्तित्व है। वो आ, जैसे अभी आपने ऊपर देखा कमल वर्ण है, तो क में की मात्रा लगा है, तब वो जाके क बोल पा रहे हैं। लेकिन आ ई उ री ए ओ औ अंग अह ये स्वतंत्र है। और स्वरों को उच्चारित करते समय हवा मुंह के किसी भाग से टकराए बिना ही बाहर निकल जाती है। एक बार आप बोल के देखिए आ, क्या मुंह से टकरा रहा है? अ आ हवा मुंह के किसी भाग से टकराए बिना ही बाहर निकल जाती है। स्वर संख्या में 11 होते हैं, ये पक्का ये आता है, स्वर संख्या में कितने होते हैं और व्यंजन संख्या में कितने होते हैं। तो ये स्वर और व्यंजन का जो भी है संख्या, ये आप लोग जरूर याद करना। स्वर संख्या में 11 होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। जो स्वतंत्र होते हैं तो वो स्वर। इस तरीके से स्वतंत्र से आप स्वर को याद कर सकते हो। स्वतंत्र है इसका मतलब वो स्वर है, और उनको अगर स्वर की जरूरत है किसी शब्द को बोलने के लिए तो वो व्यंजन है। व्यंजनों को उच्चारित करते समय हवा बिना रुके बाहर नहीं निकल सकती है, यानी कि हवा मुंह में एक बार रुकती है। और व्यंजनों की टोटल संख्या 33 है। व्यंजनों की टोटल संख्या 33 है। 33 जो व्यंजन है और 11 स्वर है। ये संख्या जरूर याद रखना, आप चाहो तो लिख लो वली, इसको ये प्रश्न आता ही है। अब व्यंजन कौन से है? क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ। सब में देखो ट बोल लो तो भी उसमें क्या होती है, हवा रुक रही है। ठ ड ढ ण सब में क्या हो रही है, टंग उसके तालु के, जिसको तालु बोलते हैं जीभ को, वो चुप रही है दंत के। त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह च त्र ज्ञ श्र। तो ये संयुक्त व्यंजन का है, और व्यंजन में भी संयुक्त व्यंजन है। वो व्यंजन के बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। अब कौन कौन से हैं कि व्यंजनों को उच्चारित करते समय हवा बिना रुके बाहर नहीं निकल सकती। व्यंजनों की संख्या 33 है। अब स्वर के भेद हैं। स्वरों के उच्चारण करने में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, क्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करने में न्यूनतम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। न्यूनतम मतलब बहुत कम समय में जो बोले जाते हैं। जैसे अ ई उ री, ये बहुत कम टाइम में बोला जाता है, तो इसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व से दुगना समय लगता है। किससे? दीर्घ स्वर की डेफिनेशन पक्का आएगी कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं कि ह्रस्व से दुगना समय लगता है। जितना समय अ बोलने में लगता है उससे ज्यादा हमें आ बोलने में लगेगा या नहीं लगेगा? ऑब्वियस ही है कि अ बोलने में जितना समय लगता है उससे ज्यादा आ बोलने में लगता है। उससे ज्यादा ई, बड़ी ई, ऊ, ए, तो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जिस समय में स्वर जो ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है
तो वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 7 है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब ये प्लुप्त स्वर संबोधन करते समय अथवा किसी का नाम पुकारते समय दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। जैसे मान लो हे राम, क्या है, हे राम, ये देख रहे हैं। तो एक अ आता है, ये संस्कृत में आप लोगों ने अगर भक्तामर या बहुत सारे संस्कृत के पाठ पढ़े हैं तो उसमें ये एस बना हुआ आता है, देखा है आपने कभी ये एस, हाँ देखा है ना? तो ये क्या है, इसको अ की संज्ञा, हे राम। तो इसको और भी बोलने में समय लगता है, तो ये क्या हो गया, प्लुत स्वर हो गया। कि संबोधन करते समय अथवा किसी का नाम पुकारते समय दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। यहाँ स्वरों का प्रयोग प्लुत स्वर के रूप में होता है। पुकारते समय जिस स्वर का देर तक उच्चारण होता है, लिखते समय उसी के आगे ये एस लिखा है ना, वो लिख दिया जाता है। हे राम, हे राम। और ओम, ओम का जब उच्चारण करते हैं कितनी देर तक वो अ वाली जो ध्वनि है एस वाली, वो बहुत लंबे समय तक चलती है। यानी कि ह्रस्व स्वर में कम समय, दीर्घ में ह्रस्व से दुगना, और प्लुत स्वर में उससे भी दुगना, बहुत ज्यादा। तो ये 3 स्वर हो गए। को इसमें कुछ पूछना है? इस, जी इसमें मुख्य स्वर में राम कम स्वर में बोले राम क्या? राम ऐसे शब्द में कहाँ समय लग रहा है? ओम, ओम पूरा बोलो, हे राम। तो हमने जब जैसे लंबा क्या, बाकी नहीं आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हेलो हेलो, जी। ये लंबाते हम स्वर का तो राम ऐसे लंबा दूर हो जाएगा, वो प्लुप्त स्वर ज्यादा ये हो जाएगा। अगर हम शॉर्टकट में कहते हैं राम करके भी कहाँ हो रहा है स्वर में डिफरेंस? नहीं, लेकिन अगर आपको वो, उन्होंने यही तो बोला है कि संबोधन करते समय या किसी का नाम पुकारते समय दीर्घ स्वर से भी अधिक लगता है। प्लुत स्वर जो जो बक्तामर, अब एक हम बोल दे, और एक ओ म, ओम भी बोल सकते हैं ओम, लेकिन हम ओ और इस अगर ये एस हाँ लगा देंगे तो इसका दीर्घ अक्षर में होगा। ये प्लुत स्वर है जो एस अक्षर में है, जो हमारे संस्कृत के बहुत सारे ग्रंथ है उसमें उसका उच्चारण आता है प्रयोग। मैंने ये इसीलिए आपको पूछा, मैंने कहा ये शब्द आपने देखा होगा। ये ये है, एस पढ़ते जहाँ, भी है मैम। हाँ हाँ। लोग पढ़ते हैं एकदम। अब ओम जो उच्चारण करते हैं दीर्घ श्वास से, हम्म ओम, तो वो पूरा लंबा खींचते हैं, उसमें और भी टाइम लगता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं ओम वाला, तो उसमें तो ओम बोलने में हम्म लोग ओ, उसमें भी बहुत टाइम लगा देते हैं, बहुत खींचते हैं इसको। तो वो जो ओम में जो ये एस वाला जो अक्षर दिया गया है ना, उसी को ही हम्म प्लुत स्वर कहते हैं। बस यही पर बताने मैम का अगर इंटेंशन है जी। मैम पर अगर हम सूत्र पढ़ते हैं उसमें एस आते तो हम फटाफट उसको सूत्र पढ़ते हैं, हम ऐसे थोड़ा लंबाते सा तो तो है नहीं। रहेगा, देखो एक आप आ बोलो हाँ, आप बोल। और एक राम बोलो, राम। है ना? तो ये इसीलिए तो आपको हिंदी सिखा रहा है कि अगर प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं उसको, तो और डबल एस आते हैं तो फिर उसमें थोड़ा सा और स्ट्रेच करते हैं उसमें, वो ऐसे नहीं कि उसमें एकदम हम स्वर लेके बैठेंगे राम, लेकिन एक मैंने आ बोला, एक मैंने राम, थोड़ा सा आया ना ज्यादा, तो आप सेकंड्स को देख लो। एक मैंने आ बोला, एक हम्म सबसे पहले मैंने अ बोला, अ, हम्म एक सेकंड भी नहीं लगा, हाँ उसके बाद आ, थोड़ा सा टाइम हाँ, लगा, ये इसमें फिर टाइम लगा, पर सिर्फ उसके प्लुप्त बाद स्वर में मुझे ये हो रहा है। उसके बाद मैंने राम बोलना है, चलो मुझे सिंपल राम ही बोलना है, तो हम्म राम, थोड़ा तो टाइम लगा ना आ से ज्यादा, हम्म है ना? तो वो प्लुत स्वर है। ये जरूरी नहीं कि आपको पूरा इसको साउंड लेके या गा के बोलना है, लेकिन इसमें समय लगता है। जहां पर ये अक्षर आ जाता है ना, इसीलिए पाठ और भी करते हो तो उस अक्षर को थोड़ा सा स्ट्रेच करके बोलना है।
पर ये राम शब्द खाली हम एस करके लिखते नहीं है, डायरेक्ट राम ही लिखते हैं। हाँ, ये एक बताने के लिए उदाहरण है आपके पास। ओम, ये एक हाँ ये उदाहरण है कि अगर अगर ये एस कहीं पे भी लिखा दी जाए तो वो शब्द थोड़ा सा स्ट्रेच होने के लिए ही लिखा है, क्योंकि हमें तो क्या है, अभी लिखित में मिल रहा है। लेकिन जब हमारे ये मंत्रों की रचना हुई थी, ग्रंथों की हम्म रचना हुई थी, तब लोग मुंह जुबानी याद करते थे। और वो जब बोलते थे ना वहां पे, तो वहां पे वो हम्म, थोड़ा सा स्ट्रेच लेते थे या थोड़ा अच्छा। टाइम लेते थे। क्योंकि मान लो अभी हम भजन गा रहे हैं या कर रहे हैं, अभी तो हमें सब कुछ लिखा हुआ मिल रहा है, सब कुछ है। उस समय हम्म इतनी इतनी सुविधाएं नहीं थी, लोग लोग मुंह जुबानी ज्यादा चीजें याद करते थे, लिखा हाँ हुआ पढ़ते कम थे और रूटीन में ज्यादा बोलते थे उसको, हम्म है ना। तो वो जहाँ पे भी, बस इसका मतलब है जहाँ पे भी एस दिया है वहां पे थोड़ा सा आपको करना है। मेरे को अगर कोई पार्टी में दिखेगा भक्ता हमारी की या किसी में, तो मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे उस शब्द का उच्चारण कैसे करना है। लेकिन बस ठीक। अब एस लिखा है, नहीं, इसका अलग थोड़ा सा स्ट्रेच को। उसमें उत्तराधन सूत्र में है ना मैम, वो पार्टी गिरिवरेव निस्सहाय याणम, हाँ तो हम वो, ऐसे ही बोलते हैं निस्सहाय याणम। उसमें दो ऐसे हैं, तीन हम्म, तो उसमें कितने भी स्ट्रेच करने पड़े, हम बोलते हैं तब भी। थोड़ा सा, ये नहीं है कि इसमें अब टाइम अवधि होगी कि इसमें कितना है। बस थोड़ा सा, जैसे हम आ बोलते हैं तो बिना रुके, हम्म बिना एक सेकंड में बोलते हैं, तो वैसे ही हम राम बोलेंगे, थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा। इससे ज्यादा हम रामेश्वर बोलेंगे तो और भी ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। लेकिन दो शब्द है, उसके बीच में आस है, तो थोड़ा सा आ, उसको मतलब वो कह सकते हो ना कि थोड़ा सा उसको स्ट्रेच करते हुए बोलना है बस। तो ये कैसे बोले जाएंगे, गिरिवरेव निस्सहा और डबल एस है, फिर याणम है, हाँ, तो मैं उसको आपको नेक्स्ट क्लास में, अगर मेरे को ऐसा कोई एग्जांपल है, तो मैं आपको वो शब्द अभी स्क्रीन पे दिखा के उसका स्ट्रेच बताती हाँ कि उस शब्द उत्तराधन को सूत्र, कैसे बोलना है। हाँ उत्तराधन सूत्र में है मैम। ऐसे लगा तो भी कर्तव्य, ये भी जोर लगाना पड़ता, उसमें दीर्घ स्वर आएगा। हाँ कर्तव्य अभी हम वो तो संधि और स्वर सीखेंगे ना, संधि, तो उसमें आपको पता हम्म चल जाएगा कि कौन कौन से दो अक्षर मिलके क्या बनता हम्म है। ठीक है तो दीर्घ मिलके स्वर। तो बनता है, तो उसमें तो और भी टाइम लगता है, क्योंकि अच्छा व्यंजन जो होते हैं वो स्वर के बिना नहीं रह सकते हैं। स्वर अकेले हम्म रह सकता है, ये ध्यान रखना, इसको इस तरीके से याद करना कि स्वर हम्म, अकेले रह सकते हैं, लेकिन हाँ व्यंजन को स्वरों की जरूरत पड़ती है। हाँ। और और मैम ई से इमली और ई से ईक है, बड़ी ई, हम्म, उसमें टाइम कितना, उसमें समझ में नहीं आता फिर उसमें टाइम, ई और ई। इसमें टाइम का मतलब घड़ी देखना नहीं है, बस वो ये है कि हम कितनी देर तक उस शब्द को बोलते हैं। जैसे मैंने बोला ई, एक ई, तो थोड़ा टाइम लगा ना, बड़ी ई पर में ये- थोड़ा सा टाइम लगा। पर हम शब्द बोलते समय तो टाइम नहीं दिखता, मतलब किमिया हम नहीं, बोलते हैं ये या स्वर की बात हो रही है, आप शब्द पे मत जाओ, ये अभी वर्ण चल रहे हैं, हम वर्ण सीख रहे हैं कि अच्छा ये ह्रस्व स्वर है, ये दीर्घ स्वर है और ये प्लुत स्वर है। जहां पे ओके। भी एस लिखा हो वहां पे आप प्लुत स्वर लिख देना कि ये कौन सा स्वर है, प्लुत स्वर है। और अच्छा जो कम स्वर लगते हैं या जो जो वो न्यूनतम समय लगता है, वो वो बिना रस्व, मात्रा के है, अ ई उ। हम्म, अब हाँ आ ठीक है। है, ई है, ऊ है, इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो आप। हाँ ठीक है मैम। ठीक है। अब व्यंजन के भेद, उच्चारण के आधार पर व्यंजन के निम्नलिखित निम्नलिखित चार भेद माने गए हैं। सॉरी, इनके स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, संयुक्ताक्षर। एक मिनट, खांसी आ रही है, मैं पानी पी के आती हूँ, 2 मिनट वेट करना।
मैम आवाज नहीं आ रही है। कहाँ है? वो निकाल के होंगे। सॉरी फॉर लेट, एक्चुअली में खांसी शुरू हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के निम्नलिखित 4 भेद माने गए हैं। स्पर्श व्यंजन, इनके 5 वर्ग हैं। हर वर्ग में 5 व्यंजन है। अब इसको समझेंगे हम कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन के कैसे 4 भेद हैं। स्पर्श व्यंजन, इनके 5 वर्ग हैं। हर वर्ग में 5 व्यंजन है। हर वर्ग का नाम वर्ग के पहले वर्ण के नाम पर रखा जाता है। इन्हें बोलते समय जीवा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। स्पर्श व्यंजन का मतलब कि हमारी जीभ कि मुख के मतलब मुंह के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करती ही है। मान लो क है, आप लोग क बोलिए, क, ख, ग, घ, घ, तो ये क वर्ग हो गया। इसमें च वर्ग है, फिर ट वर्ग है, फिर त, पे क्या हो रही है, दांत पे आ रहे हैं। ट पे जीभ पे आ रहे हैं। च पे तालू हिल रही है। तालू मतलब जीभ। प में होठों पे आ रहा है। फ, ब में भी होठों पे आ रहा है। भ में भी क्या हो रहा है, ये प वाले क्या है, ये सारे होठों पे आ रहे हैं। म, तो ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। अब है अंतस्थ व्यंजन। इन्हें बोलते समय जीवा का मुख के किसी भी भाग से स्पर्श नहीं होता। ये जो व्यंजन मुख से स्पर्श होता है तो अंडरस्टूड सी बात है, वो स्पर्श व्यंजन। जिसका मुख जीभ के किसी भी भाग से स्पर्श नहीं होता, वो 4 तरह के होते हैं। य, र, ल, व। ये बोलते समय जीभ का मुख के किसी भी भाग से स्पर्श नहीं होता। इसके अलावा है उष्म व्यंजन। अगर व्यंजन के उच्चारण से मुंह से घर्षण हो करती हुई गर्म हवा निकले। एक होती ना उष्म मतलब गर्म, उष्म का क्या मतलब है, गर्म हवा निकले, तो उसे उष्म व्यंजन कहा जाता है। यह भी 4 तरह के होते हैं। आप इसको ऑब्जर्व करके देखिए, अपने मुंह के पास हाथ लगा के। श, मुंह के पास ऐसे लिप के आगे हाथ लगा के श, श, स, ह, तो एक गर्म हवा निकलती है। गर्म, उष्म का मतलब भी गर्म है। तो जब जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय मुख से गर्म हवा निकले, वो उष्म व्यंजन कहलाती है। उसी के अलावा संयुक्त व्यंजन, यदि 2 या 2 से अधिक व्यंजन एक दूसरे से जुड़कर नए व्यंजन का निर्माण करते हैं। अभी हमने देखा था ना, उसमें संयुक्त व्यंजन था। इसमें संयुक्त व्यंजन है 4। छ, त्र, ज्ञ, श्र। उदाहरण के लिए कक्षा, क, श, अ इक्वल्स टू श। श कैसे बना, क, श और अ से। फिर त्रज्ञ, त्रज्ञ, हम त्र बोलते ना, त्र, तो त, र, अ, य, य, अ, श, र, अ। चौथा व्यंजन था संयुक्त व्यंजन। अब द्वित्व व्यंजन, अगर एक बिना स्वर के व्यंजन का मेल समान स्वर के व्यंजन से होता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। जैसे आधा अक्षर आता है ना, क, म, जैसे भक्ता, भ, क, का, भक्ता, तो क भक्तामर में भी लिखते हैं हम, म, तो वैसे क, म, ल, च आदि। संयुक्ताक्षर, अगर एक बिना स्वर के व्यंजन का मेल किसी अन्य स्वर के व्यंजन से होता है तो उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। यानी कि एक बिना स्वर का व्यंजन का मेल किसी अन्य व्यंजन से होता है। अब देखो कि किसी अन्य में कौन है, उसमें तो क एक साथ है, वो द्वितीय व्यंजन होता है। याद करने की प्रक्रिया है कि द्वितीय व्यंजन में क एक जैसे व्यंजन होता है, लेकिन संयुक्त अक्षर में क य भी हो सकता है,
प य भी हो सकता है, स्वर, जैसे स्वर है तो स्व, तो उसमें एक स दूसरा व्यंजन, व भी दूसरा, लेकिन द्वित्व व्यंजन में क और क, तो ये दोनों एक जैसे होते हैं द्वित्व व्यंजन में, और संयुक्त अक्षर में अलग अलग होते हैं। उच्चारण स्थान पर मुख के किसी जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है, वह उस भाग का वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे कंठ से, मैंने अभी बोला ना, कंठ से अ, आ, क, ख, ग, ग, जो कंठ से बोले जाते हैं वो कंठे होंगे। जो तालु से बोले जाते हैं, तालु मतलब जीभ, तालवा जिसे बोलते हैं ना, तालवा, जिसे मारवाड़ी में बोलते हैं ये तो तालवा है, तो तालवे से जो बोले जाते हैं वो उसको हम बोलेंगे तालु। तालवे से जो बोले जाएंगे उन्हें हम बोलेंगे तालु। ये आपके सामने है। कंठ से कंठय, तालु से ई ई, च छ ज य, मुर्दा मूर्धन्य, री। अब इसमें क्या हो रहा है, जीभ और जो होठ का जो स्पर्श है वो हो रहा है ट, ठ, पूरा जीभ, मूर्धा मतलब पूरी जीभ को क्या हो रही है, फोल्ड हो रही है, ठ, ढ, न, ड, एक एक है ना, एक सीधा एक सटीक आ रहा है जीभ के ऊपर हवा के द्वारा, श। अब दांत से जो दंते हैं वो त, थ, द, घ, न, ल, स, जो दंते हैं। ओष्ठ से है, ओष्ठ का मतलब होठ रहता है, ओष्ठ का क्या मतलब होता है, होठ। ऊ, उस पे देखो आप अपने होठ कैसे हो रहे हैं, ऐसे आपको सारे होठों से आपके होठ हिलेंगे। ऊ, ऊ, प, फ, ब, म। और कंठ और तालु से जो मिलकर, यानी कि गले और जीभ दोनों से उसको मिलकर जो है वो है ए और ए। चलिए थोड़ा सा भी शॉर्ट फ्रूट हो रखा है। तो ओष्ठ यानी कि ओ होठों से जो बोलते हैं, कंठ तालु, जो कंठ और तालु से बोलते हैं, कंठ तालव्य, कंठ और ओष्ठ, ओ और औ, कंठोष्ठ्य, दंतोष्ठ, दंत और होठ से जो बोलते हैं व और फ। नासिक, अब कुछ स्वर है जो नाक से बोले जाते हैं, जैसे ञ, ञ, ण, न, म, जो नाक से जिसकी आवाज आती है वो नासिक्य है। अब है हलन चिन्ह। प्रत्येक व्यंजन के लिए निर्धारित लिपि चिन्ह में अस्वर विद्यमान होता है। जब स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करना हो तो उसके नीचे हलन चिन्ह लगाया जाता है। अभी हम हलन की बात करें तो ना, संस्कृत प्राकृत में बहुत सारी शब्दों में ऐसे हैं पाठों में, जैसे नवकार मंत्र में भी देख लो, बहुत सारे मंगलाणम, म के नीचे हलंत है ना। तो उसी लिए ये हलंत के जो चिन्ह है वो पता ही चल जाता है कि नीचे क्या होता है, एक हलंत होता है, तो हमें उसका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि हाँ ये हलंत का शब्द है। अब हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। इनमें से अ को छोड़कर शेष सभी स्वरों के लिए मात्रा चिन्ह है। अ स्वर प्रत्येक व्यंजन में सम्मिलित होता है, जैसे क और अ, ये वर्ण और मात्रा उदाहरण और व्यंजन के साथ मात्रा का प्रयोग दिया गया है। आ, क, आ, आ, ई, ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं।
ये सारे वर्ण हैं, इसकी मात्रा है, उदाहरण है और व्यंजन के साथ मात्रा का प्रयोग है। विशेष आगत ध्वनि आ यानी अर्धचंद्र। अंग्रेजी शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने आ को भी स्वरों में शामिल करने की सिफारिश की। इसे शामिल करने पर स्वरों की संख्या क्या हो गई? 12। पहले 11 थी और अब ये आ के ऊपर जो चंद्र बिंदु है अर्धचंद्र, ये भी शामिल है, तो टोटल स्वरों की संख्या हो गई 12। जैसे हम बॉल, डॉक्टर, कॉलेज, टॉफी करते हैं, वैसे ही र के साथ ऊ की मात्रा लगाकर क्या बनता है? रू। र के साथ ऊ की मात्रा लगाकर रू बनता है। अस्वर मात्रा का चिन्ह नहीं होता। री को एक स्वर माना जाता है। ये सब आपको याद करने पर री को एक स्वर माना जाता है और इसे री की तरह उच्चारित किया जाता है। संस्कृत के शब्दों में यह प्रयुक्त होता है। व्यंजनों के साथ री की अगर व्यंजनों के साथ री की मात्रा पैरों में लगाई जाती है, यानी कि कृपा, वृषभ आदि, अगर व्यंजनों में पाई होती है तो र पैरों में लगाया जाता है। ठीक है, पाई होती है यानी कि क्रम, व्रत, ये जो हम बोलते हैं ये सब है। अगर व्यंजन में पाई ना हो तो र इस प्रकार प्रयुक्त होता है, ट्रस्ट। जैसे कि हम दो दो कह सकते हैं ना, हलंत का लगाते हैं, तो उसका दो के रूप में जब र इस प्रकार प्रयुक्त होता है, ट्रस्ट, ड्रम आदि। स्वर रहित र का प्रयोग इस प्रकार होता है, यानी कि जिस व्यंजन में स्वर नहीं होता है, जैसे धर्म है, दर्जा है, ये सब आपको इसी तरीके से याद करने पड़ेंगे। अनुस्वार। अनुस्वार नासिक वर्ण है, अर्थात इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका चिन्ह है बिंदु। इसे स्वर या व्यंजन के रूप में लगाया जाता है। जो आप अनुस्वार देख रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? स्वर या व्यंजन के रूप में ये लगाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार। अनुस्वार का रूप ही है अनुनासिक। अनुनासिक स्वर का गुण है, स्वरों को उच्चारण करते समय जब ध्वनि मुंह के साथ साथ नाक से भी बाहर निकले, यानी कि स्वरों का उच्चारण करते समय जब ध्वनि मुंह के साथ साथ नाक से बाहर निकले तो अनुनासिक कहलाते हैं। अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहते हैं। अनुनासिक याद करने का यही है कि इसका स्थान क्या होगा? चंद्र बिंदु होगा, वो अनुनासिक होगा। जिन वर्णों की मात्राओं का कोई भी हिस्सा शीरो रेखा के बाहर नहीं निकाला होता है, वहां चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, जैसे चांद, गांव, पूंछ, कुआं आदि। जिन वर्णों की मात्रा शीरो रेखा के ऊपर निकली हो, वहां अनुनासिक को भी बिंदु से ही लिखा जाता है, जैसे कोम्पल, चोंच, गोंद आदि। अनुनासिक अपने आप में ध्वनि नहीं है, इसे केवल वर्णों के साथ प्रयुक्त किया जाता है। इसे केवल वर्णों के साथ प्रयुक्त किया जाता है। पंचम वर्णों के साथ चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होता। यह हमेशा अनुस्वार प्रयुक्त होता है, जैसे पंजा, हंस, कंगा आदि। विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण है ह के समान। विसर्ग का चिन्ह होता है, बहुत सारी जगह संस्कृत भाषाओं में हमने देखा है, विसर्ग मतलब दो बिंदु एक साथ ऊपर नीचे। इसका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है, अर्थात वे संस्कृत शब्द जो हिंदी में ले लिए गए हैं। कुछ संस्कृत शब्द जो हिंदी में ले लिए गए, जैसे हम बोलते हैं ना, प्राय, संभवतः, प्रातः आदि। अयोगवः, अंग और अह ऐसी ध्वनियां जो स्वर और व्यंजनों में न रहने पर भी इसके साथ प्रयुक्त होती है।
तो ये हमने वर्ण विचार किया था। अब हम नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो हम वर्ण विच्छेद करेंगे। वर्ण विचार में से आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में वर्ण का विच्छेद करेंगे। हालांकि वर्ण विच्छेद बहुत छोटा ही है, अभी टाइम है तो हम चाहे तो कर भी सकते हैं। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वर्ण विच्छेद, वर्ण भाषा की वो इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। वर्ण विच्छेद का अर्थ है शब्दों के वर्णों को अलग करके लिखना। अगर वर्ण विच्छेद का अच्छा ज्ञान हो तो अशुद्धियों से बच सकते हैं। बहुत सारी अशुद्धियां हमसे कभी होती है जब हमको वर्ण का ज्ञान नहीं होता। ध्यान देने वाली बात यह है कि उच्चारित करते हुए वर्ण की ध्वनि जहां सुनाई दे, विच्छेद करते हुए उसे वहीं लिखा जाता है। यानी कि जहां पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे वर्ण का विच्छेद हुआ है, कोई भी शब्द बोलते हुए, वहीं पे ही विच्छेद करते हुए वो हम उसको वर्ण के रूप में ऐसे या प्लस के रूप में जैसे हम उसका डिस्क्राइब करेंगे वहां लिखेंगे। स्वरों के नीचे हलंत नहीं आता, ये हमेशा ध्यान रखना। कभी भी स्वरों के नीचे हलंत नहीं आता है, हमेशा व्यंजनों के नीचे ही हलंत आता है। परंतु व्यंजनों के नीचे हलंत लगाया जाता है। वर्ण विच्छेद, अब आप ऐसे जैसे मान लो आहट है, जैसे मान लो आहट है, तो आप आ के नीचे हलंत मत लगाना, आपको ह के नीचे ही लगाना है। प्लस ट के अ, प्लस ट प्लस अ, ये आपको जहां पे व्यंजन है वहीं पे ही हलंत लगाना है। स्वागत, परिश्रम, आश्चर्य, असर, इनमें से ही एक उदाहरण आएगा एग्जाम में। वर्ण विच्छेद का कोई नया नहीं है, जो गिवन है वही में से ही आएगा। मच्छर, अन्न, बस आपको ये समझाने के लिए है कि वर्णों का विच्छेद कैसे करते हैं। अब आपने जाना कि जो लिखित चिन्ह हम प्रत्येक ध्वनि के लिए निर्धारित करते हैं उसे वर्ण कहते हैं। स्वर बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं, यानी कि स्वर स्वतंत्र होता है। इसको इसी तरीके से याद करना कि स्वर स्वतंत्र होते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती ही है। स्वर के 3 भेद हैं। ह्रस्व स्वर जहां कम समय लगता है, दीर्घ स्वर जहां ह्रस्व से ज्यादा समय लगता है, और प्लुत स्वर जो जहां पे सबसे ज्यादा समय लगता है दीर्घ स्वर से भी ज्यादा, और जिसमें एस लिखा रहता है। ये उसकी पहचान है। प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जो बोलने में दीर्घ से भी अधिक समय लेता है, मैंने अभी बताया था आपको। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। जो भी व्यंजन किसे कहते हैं? स्व मतलब जो जिन्हें किसी भी सहारे की जरूरत नहीं रहती, लेकिन व्यंजन वो जो स्वर से नहीं बोले जा सकते, उनको स्वर की आवश्यकता पड़ती ही है। तो ये स्वर और व्यंजन का इससे अच्छा डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता याद करने का। स्व मतलब जो स्वतंत्र है, जिन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं। व्यंजन वो जो स्वर से मिलके बनते हैं। व्यंजन के 4 भेद माने जा गए हैं। स्पर्श व्यंजन, जो कि मुख के किसी भाग से जिसका उच्चारण करते हुए स्पर्श होता है वो स्पर्श। अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, उष्म में अंतस्थ व्यंजन में जो जो मुख से कोई भाग का स्पर्श नहीं कर सकते, वो स्वतंत्र है। य र ल व, वो कोई भाग का स्पर्श नहीं करते। उष्म व्यंजन, जिन व्यंजन को बोलने में थोड़ी सी गर्म हवा निकलती है। आप मुंह के आगे रख के बोलेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा। श, अपने होठों के आगे अपना हाथ रखेंगे। श, श, स, ह, तो एक गर्म हवा निकलती है, वो उष्म व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन, जो दो या दो से अधिक, संयुक्त का मतलब क्या है? जुड़ा हुआ, जो दो और दो से अधिक जुड़कर नए व्यंजन का निर्माण करते हैं वो संयुक्त व्यंजन, जैसे श, त्र, ज्ञ। तो ये 4 भेद हैं मुख्यतः। किसी भी शब्द में प्रयुक्त स्वरों और व्यंजनों को पृथक करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। यानी कि वर्ण को अलग अलग करना, स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना, वो वर्ण विच्छेद है। बस कुछ कुछ पूछना है किसी को तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आज का जो पूरा वर्ण विचार का सिलेबस था वो कंप्लीट हो गया। आप इसके पीछे एक्सरसाइज है वो करके मुझे भी भेज सकते हैं ताकि एक बार टेस्ट हो जाए। नेक्स्ट क्लास में हम संज्ञा सीखेंगे, नाउन सीखेंगे। किसी को कुछ पूछना है? हाँ फिर जी तो आप
आपने है ना इतना क्या? बस मैं फटाफट बताया ना। आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। मैम मैम जी, आवाज आ रही है अभी? थोड़ी दूर से ऐसे लग रहा है आप फोन के बहुत दूर है। माइक के पास में देके बोलिए। पास में हम। हेलो, हाँ, मैं बोल रही हूँ आपने जो एक एक साथ में लिया है ना वो एक-एक करके लीजिए, मतलब उसमें से वो क्वेश्चन आ जो वापस बोलते तो क्या बोलना है आंसर, क्वेश्चन क्या देना है। किसका आंसर मैंने क्या किया? आप एक तो आप थोड़ा सा पास में आ बोला, जैसे मान लो मैंने किसी का भेजा है आपको, ये मैंने क्वेश्चन आंसर में जैसे ये कह सकते हैं ना, जैसे राइट रॉन्ग में बन सकता है इसका कि क्या प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर के उच्चारण से कम समय लगता है, ऐसे बन सकते हैं। और कुछ लिखिए सही विकल्प पर लगाइए कि हिंदी वर्णमाला में कितने हैं। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप क्वेश्चंस का पूछ रहे हैं? है ना, इसमें आप बता रहे हैं कि ये ऑनलाइन थोड़ा सा मोबाइल के पास आके बोलिए, मतलब आपकी वॉइस पता नहीं करना है, नेटवर्क प्रॉब्लम है या क्या है। हेलो हाँ मैम, य जी, र ल व श, ये य जीभ र का ल उपयोग व होता है ना, श भी है ना, किसमें य र ल अंतस्थ व श। व्यंजन है? वो हाँ? वो हेलो किसमें हेलो कह रहे हो अंतस्थ व्यंजन में? जीभ, जीभ का उपयोग होता है ना उसमें। जीभ का उपयोग होता है किसमें कह रहे हो? य र ल व श में। य र ल व श में आप जीभ का कहाँ लिखा है? आप कौन सा कह रहे हो? कंठ, हाँ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, कौन सा कह रहे हो? आपने अभी बताया था, एक मिनट में। मैंने अभी बताया था कि स्पर्श व्यंजन वो होते हैं जो बिना मतलब कि होठों से जीभ से किसी ना किसी भाग को स्पर्श करते हैं, और अंतस्थ वो होते हैं जो जीभ से कोई भी भाग को मुंह के स्पर्श नहीं करते। ये चार होते हैं, य र ल हाँ व। हाँ, तो और ये गरम व्यंजन या किसी भी भाग से नहीं होता है ना, हाँ किसी भी जीवा भाग से का नहीं मुख होता। के किसी भी भाग से नहीं होता है, तो यह र, हाँ तो जीभ, जीभ से हो रहा है। तो वो जीभ का तो होगा ना, मुख जीभ, ये कह रहे हैं जीभ का किसी से स्पर्श नहीं होता, जीभ का तो स्पर्श होगा ही। जीवा का जीभ मुख से किसी, जी य र, वो नहीं हो रहा है। ल, अच्छा जीव, ल जीभ का उपयोग, हाँ, ल हाँ व श। ये वो क्या है, ये अच्छा, वो पहले। जीभ का हाँ तो होगा, जीवा का मतलब, हाँ ऐसे। हाँ न मैम, हाँ न न भ है, न होठों से होता है ना, भ। हाँ भ म, भ का मैंने हाँ बोला था ना आपको, जैसे जैसे तो इसमें ओष्ठ हो, है, ओष्ठ का हाँ ऊ, आप एक बार बोलो हाँ, ऊ प ओ, फ ब हाँ म, ये सब हाँ। ओष्ठ से है। पर और इसमें थ भ थ दिया ही नहीं, पर उसमें भ दिया ही नहीं है ओष्ठ में, ओष्ठ में भ, उच्चारण। भ नहीं है। ओष्ठ में क्या है ना, होठों का आता है, भ म ये एक ही साउंड करता है, आप बोलो भ म, दोनों एक हाँ जैसे तो ही ये है। ओष्ठ, हाँ तो ओष्ठ में, पर इसमें दिया नहीं भ ऐसा लिखा हुआ। अच्छा, हो सकता है नहीं मिस प्रिंट हो, बाकी तो भ तो ओष्ठ में ही आएगा। हाँ आपको न एक म, एक वर्ड तो नहीं पूछ, म भी ओष्ठ में आएगा, कह रहे हो ना, भ म हाँ ये सब एक ही फैमिली के हैं। हाँ वही मैं हाँ भ, भ वो तो म। ओष्ठ, अब वो जैसे हाँ जैसे व, कंठ और तालु है तो ए और ए, और नासिक से है जो नाक से बोलते हैं, जो अपने आप अपने को पता चल जाता है, जैसे यो न, तो अपने आप अपनी साउंड वैसी आती है कि हम न नाक से बोल रहे हैं, न मैम पर म। नासिक से नासिका से बोल रहे हैं, ड, हम्म, ड करके डॉट दिया हुआ है, तो उसको न, कैसे उच्चारण उसको करें? न बोलते हैं, न न घर खाली, बच्चों को देखा होगा ना आपने सुनते हुए, न क्या, घर खाली। जब नहीं कहते हैं ना क आपने से बोला था। कबूतर, ख से खरगोश, हम लोग जैसे इधर सिखाते हैं बच्चों को, तो न हम्म, घर खाली ऐसे बोलते हैं।
हाँ तो न हम बोलते हैं अ घर। की हो जाए। हाँ घर खाली, न घर खाली, बरोबर। अना हाँ मना खाली बोलते इधर। अच्छा, इधर में ये चलता है न घर खाली ऐसे। न घर खाली, अना मना खाली, न घर हाँ खाली। तो ये पर न तो दो बार आ गया ना, ये ड का भी न उच्चारण हुआ, न हाँ, फिर वो अपन उच्चारण और वही है वापस न उसका। का उच्चारण हुआ। हाँ यो, कुछ कुछ होता है ना जो शब्द आते हैं तो अपने को अपने आप पता चल जाता है कि इसमें य हाँ तो ड आएगा का या ड उच्चारण, आएगा। ड का है तो ये न करके उच्चारण करना हाँ है ना। यो और ये यह है, य सी करके लिखा हुआ है ना ये, वो ऐसे य वो य न वापस न हाँ, दिया हुआ है। फिर ण, ण जो अरुणा का नाम में आता है ना, फिर ण ण हाँ वो है ण। तो फिर ड वो ड वाला भी वही नहीं है, है ना। वो ड ड का तो य है, ड का तो य है, और ये ण का ण है। ये आप बोलोगे ना तो आपको डिफरेंस पता चलेगा खुद से। नहीं और ड न का, म, ड का ड आपने का न, य तो और फिर य। य और य नहीं, आपके हाँ, उच्चारण मुझे वापस बताए, नासिका में जो ड न न न म, जैसे ड इसका घर है कैसे ना करना? तो हम बता रहे ना, न घर खाली, ठीक है, हाँ फिर य, हाँ फिर न, फिर न, फिर म। हाँ तो न दो बार आ रहा है ना, ड का, और ये वो वापस ना तीसरे अलग नंबर में। जगह लिखा जाता है। ऐसे तो ए का भी जैसे डिफरेंस रहता है ना, बड़ी ए छोटी ए, है ना, बड़ी हम्म एबीसीडी छोटी एबीसीडी जैसे हिंदी इंग्लिश इंग्लिश में होती है ना, हम्म। वैसे ए और आई, ए का मात्रा लगते ही आई बन जाता है। तो ये थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस रहता है नासिक के वर्ड में। क्योंकि लिखा लेकिन हुआ अलग अलग। हाँ अलग अलग ही बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग है। ण, य, ण, न, म, थोड़ा सा अलग अलग रहता है बोलने में। कुछ शब्द होते हैं ना वो उनमें यही लिखा जाता है, वो प्रारंभ से ही चले आ रहे हैं, लिपि से ही। पर बोलने में फिर कठिनाई होती है ना, इसे मतलब कैसे बोल जाएंगे। मतलब ये शब्द जनरली कम ही आते हैं। बस ये अगर नासिक का लिखा है तो आप न म भी लिख सकते हैं, न भी लिख सकते हैं, य घर खाली, और ये भी लिख सकते हैं। हाँ ये ना ऐसे हलंत। शब्द कम ही बनते हैं, बनते नहीं है, बस एक नॉलेज के हिसाब से है। अच्छा, ना हलंत चिन्ह में नीचे जो रफार देते हैं लाइन, मतलब ये, तो उसमें कौन से भी अक्षर थे तो वो उसका उच्चारण कैसे होगा। उसका उच्चारण नहीं होता, ये विच्छेद का मतलब लिखना ही होता है। उन्होंने बोला ना कि ये लिखे जाते हैं, शब्द के वर्णों को अलग करके लिखना। आप बोलोगे तो आहति, आप बोलोगे तो मान लो स्वागति, ये थोड़ी बोलोगे आधा स, आधा व, आधा आ, ग, ये नहीं बोलेंगे ना हम बोलेंगे नहीं। स्वागति। लेकिन जब वर्ण विच्छेद किया जाता है तो लिखते कैसे है वो बताया गया है। और अच्छा वो स्वरों के हलंत। नीचे कभी भी हलंत नहीं आता है, सिर्फ व्यंजन के हाँ नीचे आता है हाँ। बस। ना मैम, रू का शब्द री से उच्चारण किया जाता है, हाँ, तो फिर ये री। क्या हो गए, ये आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि हर चीज तो ठीक है हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें याद ही करनी पड़ती है इसमें। तो पर अभी व्यंजन के साथ री की मात्रा पैरों में लगाई जाती है, तो ये भी बड़ा कृपा, तो ये लुप्त स्वर हो जाएगा ना, लंबा खींच रहा है तो। ये स्वर की बात ही नहीं कर रहे, व्यंजन कर रहे हैं। अच्छा नहीं, पर और अगर इसमें हमको स्वर समझ कहाँ में, आया, री तो री में कहाँ आया स्वर। स्वर था उसमें कृपा, नीचे कृपा खींचा है है, ना वो। कृपा कृपा, कृपा तो आप कृपा, गलत बोलते हैं, होता तो कृपा है, वृषभ, कृपा हाँ वृषभ ऐसे बोलते हैं। ऋषभ, रू करके नहीं बोलते हैं, नहीं, वृषभ बोलते हैं ना, वृषभ। री ऋषभ नहीं करके ही होता बोलना है, है। ये गलत है। क्या होता है गुजराती एशियंट में और राजस्थानी एशियंट में और इधर अलग अलग साउथ एशियंट में, सब में अलग अलग होता है। लेकिन इसका शुद्ध मराठी में उच्चारण तो हिंदी वृषभ का बोलते टीचर ऐसा हम लोग यही करते हैं, कृपा, कृपा, हैं, री करके। क्रम। हाँ कृपा नहीं करते, कृपा, वृषभ। अच्छा फिर इसमें ये प्लुप्त स्वर गिने जाएंगे क्या, मतलब ये स्वर नहीं खींचे तो। है, ये व्यंजन ही है, हम व्यंजन पढ़ रहे हैं, ये स्वर है ही नहीं। अगर आप इसका संधि विच्छेद करोगे, क, सबसे पहली बात क स्वर हो ही नहीं सकता, क्योंकि क बनने के लिए अ की जरूरत पड़ती है, और स्वर तो हाँ स्वतंत्र होता है, वो व्यंजन है ये, तो व्यंजन के हम्म लिए व्यंजन को स्वर की जरूरत पड़ती। हाँ। तो फिर इधर दोनों साथ में री की मात्रा पैरों में लगाई थी, इधर भी री की मात्रा पैरों में लगाई जाती है, सेम ही तो दिया है। अगर अगर व्यंजनों के साथ री की मात्रा पैरों में लगाई जाती है, कृपा वृषभ, अगर व्यंजनों में पाई होती है तो र पैरों में लगाए। पाई का मतलब ये होता है
जो ये खड़ी लग रही है, एक तो होता है आधा एक चंद्र बिंदु जैसा पीछे लगा हुआ है। पाई का मतलब होता है कि जो हलंत इधर नहीं लग के, यानी कि लेफ्ट साइड में नहीं रख के राइट साइड में लगता है, उसको पाई बोलते हैं। ठीक है, और अगर व्यंजनों में पाई है तो र पैरों में लगाया जाता है। वृत्त, बस ये शब्दों का है, इसमें कोई आपको शब्द बनाने नहीं देंगे, ये सिर्फ आपके नॉलेज के हिसाब से कि भाई हाँ, आप हमको नॉलेज मिलेगा स्वर क्या है, ना व्यंजन क्या है। ना ये। और अगर व्यंजन में पाई ना हो तो ट्रस्ट, अभी इसमें पाई ना हो तो मतलब ट्रस्ट, इसमें क्या नहीं पाना है मतलब ये। अगर व्यंजन में पाई ना हो, यानी कि पाई का मतलब है तो जैसे एक अक्षर है ना, क के नीचे एक आपने डंडी देखी होगी पाई की जैसी, हाँ, व के नीचे देखी होगी, लेकिन ट और ड है, ये ऐसे है कि इनमें कोई पाई नहीं है, यानी कि नीचे कोई डंडी नहीं है। हम्म, समझ गए, तो वो ट्र है और वो ड्र है। ड्र, वो ऐसे ऐसे प्रयुक्त होता है। लेकिन अब हम लोग इतना चुके हैं ना, तो हम लोगों को पता है कि हाँ अब ये शब्द ऐसे ही लिखा जाता है। और पाई का मतलब वो डंडी आना, वो डंडी नहीं है, तो ट ढ में तो वो ऐसे ही लिखा गया है। अच्छा ऐसे ही लिखा, पूरा इस हाँ। प्रकार मुझे कैसे हम्म। लिखना है वो बता रहे हैं इसमें। हाँ। हाँ, नासिका से मतलब हम बोलते हैं जब क्या? नासिका मतलब नाक। हाँ नहीं म्हणजे जीर्ण होने की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर निकली हो तो वहाँ अनुनासिका को बिंदु से ही लिखा जाता है। तो शिरोरेखा मतलब क्या इधर, मतलब समझ नहीं आया। शिरोरेखा मतलब ये देखा है आपने, बड़ी मात्रा लग रही है आगे, जैसे कोपल है, जो ओ की मात्रा होती है ना, हाँ, वो शिरोरेखा है, यानी कि शब्द जो के मात्रा, ऊपर की रेखा, शिर मतलब ऊपर, और वो शब्द के ऊपर की रेखा को शिरोरेखा कहते हैं। अच्छा हाँ, वो शब्द के ऊपर जो मात्राएं लगी हाँ, होती है उनके ऊपर। वो अच्छा वो हाँ, हाँ म्हणजे वो शिरो लाइन। मतलब, शिरो मतलब सर, और सर के ऊपर यानी कि कोई भी शब्द के ऊपर जो रेखा लगी है वो शिरो हाँ रेखा कहलाती है। हाँ, म्हणजे भले ऐ की लोगो औ की लोगो। हाँ, वो शिरो रेखा है। हाँ, ओ की लोगो हाँ। हम्म। अच्छा ये है ना, ठीक है। मात्र कोई भी से बाहर नहीं निकाला जाता। हाँ, अनुनासिक कौन सा कह रहे हो? ये अनुनासिक है, जिन वर्णों की मात्राओं का कोई भी हिस्सा शिरोरेखा के बाहर नहीं निकला होता है। हाँ, अब देखो शिरो रेखा मैंने बताया ना, शिरो रेखा मतलब हाँ सिर और रेखा, हाँ जिस शब्द हाँ के ऊपर सिर पे रेखा पर लगी है ना, वो शिरो रेखा हो गई। अब अनुनासिक स्वर का गुण है, स्वरों का उच्चारण करते समय जब ध्वनि के मुंह के साथ साथ नाक से भी बाहर निकले, यानी कि अनुनासिक हम्म, जो शब्द आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यार ये तो नाक से बोला जा रहा है, अनुनासिक का चंद्र बिंदु भी कहते हैं, यानी कि चांद, न आ रहा है ना, नहीं गांव, हाँ ओ। हाँ। वो आर पर शिरोरेखा के बाहर नहीं निकला होता है, मतलब शिरोरेखा के बाहर क्या नहीं निकला होता है, मतलब जिन वर्णों की मात्राओं का कोई भी हिस्सा ऊपर तो है ही नहीं है, शिरोरेखा के बाहर बोले हैं। हाँ, बाहर तो नहीं है, कहाँ पे पढ़ रहे हो आप? अनुनासिका में, अनुनासिका में अनुनासिक फर्स्ट। अपने आप में ध्वनि है, इसे केवल वर्णों के साथ प्रयोग किया जाता है। पंचम वर्णों के साथ चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होता, या हमेशा नहीं अनुस्वार उसके प्रयोग। ऊपर और जिन वर्णों अनुनासिका की मात्रा शिरो रेखा के ऊपर निकली हाँ हो वो बाहर नहीं निकला होता था ऊपर। नहीं चांद निक का पूछ। जिन वर्णों की मात्राओं का कोई भी हिस्सा शिरो रेखा के बाहर नहीं, अब देखो चांद में हाँ आ रही है गोव तो नहीं है ना, नहीं गांव है ना, हाँ, तो वहां चंद्र बिंदु आएगा, समझ गए? अब इधर, शिरोरेखा के हाँ, बाहर अब निकला। अब क के ऊपर कोआ तो नहीं है ना, कोआ तो नहीं है ना, कुआं है। शिरो हाँ रेखा मतलब अभी बताया ना मैंने आपको कि शब्द के हाँ ऊपर की रेखा। अब हम्म, गांव में तो गोव तो नहीं बोलते ना, हम इसको चोंद तो नहीं बोलते, गोम तो नहीं बोलते, तो वहां पे उसी जगह चंद्र बिंदु लगाते हैं। और जहां पे मात्रा होती है, मान लो अब एक अच्छा सेकंड के उधर हिसाब से इसको भूल जाओ, कोपल लिखा है, तो कोपल तो कोई हाँ शब्द नहीं होता है ना, हाँ तो नहीं उसके होता ऊपर है। क्या लगाएंगे, कोम्पल। ठीक है। अब ये हम्म, गोंद है, गोंद, अब इसको गोद भी हम्म, बन सकता है, अगर ये बिंदु हाँ हटा दे तो ये गोद बन जाएगा, और अगर हाँ जैसे ही बिंदु लगा दे तो हम इसको क्या बोलेंगे? गोंद। हाँ, बस ये फर्क है, समझ गए? हाँ शिरो पूछ रेखा के गोंद। ऊपर बाहर नहीं निकाला जाता, वहां पे आपको सीधा चंद्र बिंदु लगाना है। अगर अगर यहाँ पे इसकी जगह हाँ अगर गो कोई शब्द होता, तो गो के ऊपर हम बिंदी लगाते, पर गो कोई शब्द नहीं होता,
गाव होता पर है। इसमें पर चंद्र बिंदु ना लगाते अभी डॉट लगाते हैं ना, बिंदु लगाते खाली, बिंदु भी वो तो गलत लगाते हैं। लगाते हैं हम, होता चंद्र बिंदु ही है वो, तो हम क्या करते हैं शॉर्टकट के हिसाब से करते हैं, पर होता चंद्र बिंदु ही है। पर किसी किसी में नहीं लगता है मैम। किस में नहीं लगता बताओ? अब जैसे मैं कू है, कू के यहाँ ऊपर नहीं लगेगा, लेकिन जहां शब्द अप्रोप्रिएट है उसके ऊपर ही लगेगा। ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है सर, तो आज की क्लास में आप लोग आगे के पिछले और इस बार का वो जो भी हाँ कुछ पूछना हो वो आप लिख के रख लेना, हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, वो एस वाला बता दीजिएगा नेक्स्ट हाँ क्लास वो में। मैं कोई अक्षर या कोई शब्द होगा ना, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी। हाँ ठीक है ना, ठीक है, मैं नेक्स्ट वो पिछले क्लास का आपके भेज देती हूँ ना, अभी का मैं करके भेजती हूँ आपके ठीक मोबाइल, है, आपके व्हाट्सएप पे। ठीक है ठीक है ना। सर, सभी को हाँ जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।